ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो एक तरह का माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। एक तरह की उनकी जो पहचान है वो लॉन्ड्री मैन ऑफ इंडिया के तौर पर देखी जाती है। मैं बिना किसी देरी के परिचय कराता हूं। हमारे साथ आज अरुनाभ सिन्हा हैं, फाउंडर और सीईओ यू क्लीन से। अरुनाभ, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे से और लॉन्ड्री मैन ऑफ इंडिया तक का सफर, ये पूरी जर्नी कैसे रही, क्या कुछ याद आता है? और हमें बताइए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप क्या देखते हैं? तो इनफैक्ट आईआईटी से ग्रेजुएट करने के बाद मैंने 2 साल काम किया था। और उस दौरान मुझे एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी जहां पर बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया एंटर करना चाहते थे, बिकॉज इंडिया एक कॉम्प्लेक्स मार्केट है। तो इनफैक्ट 2011 में मैंने अपने पहले स्टार्टअप की शुरुआत करी थी, जहां पर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया लेकर आते थे, उनको हैंड होल्ड करते थे और फिर उनका इंडिया एंट्री का मार्ग दर्शन करते थे। और उस दौरान मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था साउथ ईस्ट एशिया में। और मैंने वहाँ पर रियलाइज़ किया कि लॉन्ड्री जैसा डेली चोर भी काफ़ी ज़्यादा एक बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा था। सो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, हर जगह वहाँ पर नए नए लॉन्ड्री स्टोर्स क्रिएट हो रहे थे और काफ़ी सारे फ्रेंचाइज मॉडल पे काम कर रहे थे। तो जब मैंने अपनी पहले स्टार्टअप से एग्जिट लिया, तो ये थॉट मेरे दिमाग में था कि इंडिया में भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक्सट्रीमली अनऑर्गेनाइज्ड है। और मैंने पहले स्टार्टअप से एग्जिट लेकर एक होटल चेन है ट्रीबो होटल्स, वहां पर करीब 1.5 साल काम किया था, जहां पर मैंने उनके नॉर्थ इंडिया बिजनेस को बिल्ड किया। और उस दौरान मैंने रियलाइज किया कि इंडिया के जो 2 स्टार 3 स्टार बजट होटल्स हैं, उनमें भी सबसे बड़ा चैलेंज आता है लॉन्ड्री का, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो जो छोटे बजट होटल्स हैं वो भी अल्टीमेटली लोकल धोबी पर डिपेंडेंट हैं, जिसके पास प्रोसेस नहीं है, एसओपीज नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, मशीनरी नहीं है। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी बहुत क्लियरली दिखी और मैंने जितना ज्यादा उस पर रिसर्च किया, मुझे रियलाइज किया कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है बट उतनी ही अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑलमोस्ट 99% लोकल धोबी से कंट्रोल्ड है। तो फिर 2017 में मैंने यूक्लीन की शुरुआत करी। और आइडिया यही था कि हर नेबरहुड में एक खुद का लॉन्ड्री बनाया जाए, खुद की एक ड्राई क्लीनिंग सेटअप बनाई जाए, और आसपास में जितने भी फैमिलीज हैं, बैचलर्स, स्टूडेंट्स या छोटे मोटे होटल्स हैं, सैलॉन्स हैं, स्पा हैं, जिन्हें रेगुलर रिक्वायरमेंट है क्लीनिंग सर्विसेज की, उनको हम केटर करेंगे। तो इस सोच से 2017 में यूक्लीन की शुरुआत हुई। वैसे तो अरुणाभ, आपने बहुत सी बातें अपने इस बातचीत में कवर की, लेकिन हमें ये बताइए ट्रीबो होटल्स के साथ जुड़ते वक्त, उस दरमियान काम करते वक्त, ऐसी कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सा ऐसा स्पार्क था जिसने आपको इस ओर आने के लिए मजबूर किया, आपको इस ओर आने के लिए एक चिंगारी का काम किया? तो जो ट्रीबो होटल्स का बिगेस्ट प्रॉमिस था अपने होटल पार्टनर्स को, वो ये था कि हम आपको मार्केटिंग, सेल्स एंड ब्रांडिंग में सपोर्ट करेंगे और इन रिटर्न आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स हैप्पी रहें। अब जैसे जैसे हमने एक्सपेंशन शुरू किया, हमें रियलाइज हुआ कि इंडिया के बजट होटल सेगमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है लॉन्ड्री। ऑलमोस्ट 60% जो कस्टमर्स के एस्केलेशन या कंप्लेन्स आ रहे थे, वो सारे लॉन्ड्री रिलेटेड थे कि मेरी बेडशीट गंदी है, मेरे पिलो कवर्स गंदे हैं, टॉवल्स गंदे हैं, पर्दे अच्छे नहीं हैं। तो जैसे जैसे हम एक्सपैंड करने लगे, मैं रियलाइज हुआ कि सबसे ज्यादा कस्टमर कंप्लेन या एस्केलेशन लॉन्ड्री रिलेटेड आ रहा है। और तब मैंने सोचा कि इसका एक सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो मल्टीपल लोकेशंस पर हमें सर्विस कर सके। और जब वो सोचकर मैंने मार्केट रिसर्च करनी शुरू करी, तो दो चीजें बिल्कुल उभर कर सामने आई। पहली तो ये बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। मतलब 2017 में केपीएमजी ने इसको 30-40 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बताया था। बट उससे भी आई थिंक बड़ी फाइंडिंग ये थे कि उस समय भी 99% से ज्यादा ये इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज थी। सिर्फ लोकल धोबी थे जिनके पास सिस्टम्स, प्रोसेसेस, एसओपीज नहीं थे। तो ये मेरे बिल्कुल। बहुत बड़ा ट्रिगर बन गया, बहुत बड़ी
फाइंडिंग बन गई कि इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया जा सकता है, एक चेन क्रिएट किया जा सकता है जो अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द नेबरहुड्स एक ही क्वालिटी की, एक ही कंसिस्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर सके। अरुणाब, आपने बताया और डेटा भी है कि भारत का 99% लॉन्ड्री मार्केट और अनऑर्गेनाइज था। ऐसे सेक्टर में लोगों का भरोसा जीतना बहुत ही चैलेंज होता है, तो जरा इस पे रोशनी डालें। तो जैसा मैंने बताया कि जो हमारा बिजनेस मॉडल रहा है वो फ्रेंचाइजिंग है, जहां पर हम दूसरे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको इनेबल करते हैं कि वो अपने पड़ोस में क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अब अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो इंडिया में जो धोबी कम्युनिटी है, दैट्स अ लोअर कास्ट कम्युनिटी, उनको नीचा देखा जाता है। तो इसी कारण अगर आप स्टडी भी करेंगे तो जो धोबी है, धोबी का बेटा या बेटी धोबी नहीं बनना चाहते हैं बिकॉज इट्स कंसिडर्ड अ लोअर कास्ट जॉब। तो जब हमने मार्केट में लॉन्ड्री को प्रमोट करना शुरू किया, एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करना शुरू किया कि आप हमारे साथ जुड़ो, आप भी अपना यूक्लीन का बिजनेस स्टार्ट करो, तो जो सबसे बड़ी कंसर्न आई वो थी रिगार्डिंग दिस सोशल स्टिग्मा, कि लोग ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते थे। उनको पता था कि अच्छा बिजनेस है, कैश फ्लो है, प्रॉफिटेबिलिटी है, बट लोग नहीं जुड़ना चाह रहे थे बिकॉज वो समाज में नहीं बताना चाहते थे कि वो धोबी बनना चाहते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने शुरुआत में बॉलीवुड कपल सोहा अली खान और कुणाल खेमू के साथ पार्टनरशिप करी। और जब उन लोगों ने पब्लिक में जाकर ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे यूक्लीन के बारे में बात करना शुरू किया, लॉन्ड्री एज एन इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रमोट करना शुरू किया, तब लोगों को अचानक से ट्रैक्शन आना शुरू हुआ। क्योंकि सोहा अली खान को लाने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक रॉयल फैमिली से भी आती हैं। और जब एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हु कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, अगर वो लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग का धंधा रन कर सकती हैं, तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन फैक्टर बना। चलिए, एक आखिरी सवाल 2026 के बिजनेस आउटलुक पे। अब अगले साल के लिए क्या लक्ष्य देख रहे हैं? मैं अगले साल के अगले 5 सालों का लक्ष्य आपसे जानना चाहूंगा, खासतौर पे अपने ब्रांड को डोमेस्टिक ही नहीं, ग्लोबली आप किस तरह से स्टैब्लिश करने वाले? तो अगर हम बात करें तो लास्ट 1.5 से 2 सालों में यूक्लीन को काफी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैक्शन भी मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये रही है कि इसमें बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रैक्शन ऑर्गेनिक है, जहां पर हमने मार्केटिंग नहीं करी है डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स। जैसे स्पेशली मैं अफ्रीका की बात करें तो आज यूक्लीन घाना में है, सोमालिया में है, मॉरिशस में है, और ये सारी कंट्रीज में हमने कोई प्रमोशन नहीं किया। बट इन कंट्रीज में लोगों को लॉन्ड्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, उन लोगों ने अपनी रिसर्च करी, उन लोगों ने इंडिया में आके सर्विस यूज करी, और उसके बाद वो कन्विंस हो गए कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो अफ्रीका में भी चल सकता है। तो एक तरफ तो काफी सारा ऑर्गेनिक डिमांड आ रहा है हमारे पास। अब वेरी रिसेंटली अभी हम मंगोलिया लॉन्च कर रहे हैं, जो हमने कभी शायद इमेजिन नहीं किया था, बट जनवरी 2026 में हम मंगोलिया को भी लॉन्च करने वाले हैं। तो मुझे ओवरऑल दिख रहा है कि जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइज सेगमेंट बनता जा रहा है, तो उसका एडवांटेज यूक्लीन को नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी मिलने वाला है। हम ऑलरेडी 10 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो जो अफ्रीका है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अफ्रीका आज वहां है जहां इंडिया 10 साल पहले था। तो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, लोग सर्विस लेना चाहते हैं, लोग बिजनेसेस में एंटर करना चाहते हैं, और वो राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो अगले 5 साल में हमारा टारगेट यह है कि एक तो हम पूरा अफ्रीका कवर करना चाहते हैं। 3 देशों से शुरुआत करी है, बट आई फील अपॉर्चुनिटी एवरी सिंगल कंट्री में एग्जिस्ट करती है, सिमिलर अपॉर्चुनिटी है, तो हम उसको टैप करना चाहेंगे। इसके अलावा मिडल ईस्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है, बिकॉज वहां पर या तो बहुत छोटे मॉम एंड पॉप ऑपरेटर्स हैं, या फिर बहुत बड़े एक्सपेंसिव ड्राई क्लीनर्स हैं। जो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है उसको मैं बोलता हूँ मिसिंग मिडल, जहां पर आपके पास एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जो अच्छे रेट्स पे सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो इसी को हम टैप कर रहे हैं। हम ऑलरेडी अबू धाबी और दुबई में एंटर कर चुके हैं, बट हमारा टारगेट है कि हम पूरे जीसीसी रीजन में और मिडिल ईस्ट को भी टारगेट करेंगे। बहुत ही अच्छी चर्चा रही अरुणाब, और बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करते हुए। हमारी ओर से आपकी पूरी टीम को आपके सफर के लिए और आपकी आगे की योजनाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो ये था स्टार्टअप मंत्र। नए साल में हमने नए आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।